Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 ईयर फर्स्ट and the subject applied nutrition, and this is the unit number 5, and it's about the nutritional considerations in cardiovascular disease. ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि एज अ नर्स वी आर सपोज टू नो अबाउट द न्यूट्रिशन, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जो है ना हम मैनेज कर सकते हैं इन अ डाइट मैनेजमेंट के थ्रू। अगर हम डाइट को सही तरीके से मैनेज करें तो इसके थ्रू हम जो डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन है या डिज़ीज़ की जो कंडीशन है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ की जो पेशेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और वी विल डिस्कस कि किस तरह हम उसको थ्रू डाइट मैनेजमेंट जो है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ीज़ है कार्डियोवास्कुलर में। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास CAD है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, ठीक है, मायोकार्डिक इन्फार्क्शन है, इस तरह जो है हाइपरटेंसिव है। बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ है जो इस सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह न्यूट्रिशनल के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है उसको और भी वर्स होने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। हम देखेंगे कि मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। हम उस रिस्क फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हाइपरटेंसिव को एनहांस करने में, उसको वर्स करने में मदद देते हैं। वी विल आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो CAD है, ऐसे रिस्क फैक्टर जो CAD को डेवलप करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस द रूल अपॉन नर्स इन अ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इन द पेशेंट विद द हाइपरलिपिडीमिया। हम नर्स के रोल को डिस्कस करेंगे एज अ डाइटरी, कि किस तरह जो है वो हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया के साथ जो पेशेंट है उसकी डाइट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग द पेशेंट्स ऑन द डाइटरी प्रिवेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और हम जो है पेशेंट को काउंसल करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे अगर वो CAD के साथ है, कि किस तरह वो जो है डाइटरी प्रिवेंशन करे। इसके लिए स्टेट डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर द लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सैचुरेटेड फैट एंड लो सोडियम डाइट। जब भी अगर कोई पेशेंट विद द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के साथ है तो उसको हमेशा हम लो सोडियम डाइट उसको एडवाइस करते हैं, लो फैट डाइट उसको एडवाइस करते हैं, और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है हम उसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देख, जितनी भी जो JCI रिकग्नाइज हॉस्पिटल है, लाइक आगा खान, शौकत खानम, इस टाइप की जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे एज अ नर्स वो हर शिफ्ट में मोस्टली एंड स्पेशली इन द नाइट शिफ्ट वो जो पेशेंट की फाइल है उसको रिव्यू करते हैं। उसकी जितनी भी लेबॉरेटरी टेस्ट हुई होते हैं उस सब को वो रिव्यू करते हैं, और उसको देखते हुए फिर वो डाइट के बारे में डिसीजन लेते हैं कि आया पेशेंट को जो डाइट मिल रही है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, डाइटिशियन को कॉल करते हैं, डाइटिशियन को बुला लेते हैं और उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट है और उसकी सोडियम बहुत ज़्यादा हाई है, अगर ये उसकी पोटाशियम हाई है, तो वो डाइटिशियन को बुला लेते हैं और वो हर वो चीज़ जो पोटाशियम उसमें इंक्लूड होते हैं या सोडियम इंक्लूड होते हैं तो वो उसकी डाइट में से वो जो है माइनस कर देते हैं। तो मतलब दिस इज़ द वन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि वो जो पेशेंट के डाइट को वो रिव्यू करे कि आया पेशेंट को जो डाइट मिल रही है वो अकॉर्डिंग टू द उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसके मुताबिक उसको मिल रही है, उसकी डिजीज़ कंडीशन को और भी तो वर्स नहीं कर रही है। तो दिस इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स।
सबसे पहले वी विल डू सम डिफिनेशन लाइक हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन है क्या। ठीक है, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो लफ्ज से बनी हुई है। हाइपर, हाइपर का मतलब है ज्यादा, और टेंशन, ठीक है, तो मतलब जब तनाव, टेंशन का मतलब है तनाव, जब तनाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। देख, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि जब ब्लड प्रेशर डालते हैं किस चीज़ के ऊपर, जो ब्लड वेसल हैं, जब ब्लड एग्जर्ट करते हैं प्रेशर को किस चीज़ के ऊपर, ब्लड वेसल के ऊपर। ठीक है, ब्लड वेसल के ऊपर, तो हम उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड किस चीज़ के ऊपर डालते हैं, देख, जो एक ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड इस वेसल पे और इस वेसल पे जो प्रेशर डालते हैं उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर तो हर इंसान का होगा, जो भी इंसान है तो उस मतलब ब्लड तो उसमें होंगे और ब्लड वेसल भी होंगे, तो ब्लड प्रेशर तो उसमें होंगे। लेकिन हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल एक हद तक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 120, ठीक है, ओवर 80, अगर ये ब्लड प्रेशर है तो इसको तो हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। बल्कि 120 से लेकर अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें 139 तक, और 80 से लेकर 89 तक कुछ लोगों की, उसको हम प्री, मतलब इसको हम जो है प्री ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर अभी तक उसको नहीं हुआ है। इसके डिफरेंट स्टेज है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर तो हर इंसान का होगा, क्योंकि उसमें ब्लड भी होंगे, ब्लड वेसल भी होंगे, और ब्लड उस ब्लड वेसल के अगेंस्ट जो है फोर्स भी डालेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा होंगे, जो नॉर्मल वैल्यू दी है, जिस तरह मैंने कहा कि 120 अगर सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है, तो एट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर किसी की 140 है और या जो है डायस्टोलिक 90 है, तो इसको फिर हम कहते हैं दिस इज अ हाई ब्लड प्रेशर। तो मतलब ये है कि हाइपरटेंशन ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है फॉर द हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अब दो टाइप के, देख जिस तरह मैंने लिखा ना, एक मैंने 120 लिख दिया और एक मैंने 80 लिख दिया। जो टॉप पे लिखते हैं ना, टॉप पे जिस तरह 180, 120, 140 जो टॉप पे लिखते हैं उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो बिलो लिखते हैं उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या, ठीक है, एक मिनट में उसको वो कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट्स अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द क्वेश्चन इज डेट कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या। देख, जिस तरह मैंने बात की कि अगर आप लिखते हैं कि 120, तो ये 120 आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे जो आप लिखते हैं 80 ये आपके पास डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब आपके जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और ड्यू टू कंट्रैक्शन जब वो ब्लड को पुश कर देते हैं आर्टरीज में, तो एऑर्टा में और फिर यानी पल्मोनरी वाल और एऑर्टिक वाल के थ्रू, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब फिर आपकी वेंट्रिकल, आपकी हार्ट रिलैक्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स अप्लाई होते हैं उसको कहते हैं सिस्टोलिक, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो फोर्स होते हैं उसको कहते हैं डायस्टोलिक। सो द टॉप नंबर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड, टॉप नंबर क्या है 120, और इन द बॉटम नंबर इज कॉल्ड डायस्टोलिक। फॉर एग्जांपल 80 क्या है, जैसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर यूजुअली गिवन एज अ टू नंबर। फॉर एग्जांपल टू नंबर में हम देते हैं ना, जिस तरह मैंने बात की कि 120, ठीक है, तो ये एक नंबर है, और 80 ये दूसरा नंबर है, तो मोस्टली टू नंबर में देते हैं। फॉर एग्जांपल 180 ओवर 80, 120 ओवर 80 रिटन एज 120, और फिर एक जो है ओवर 80 लिख देते हैं। ये इसके यूनिट है mmHg। वन और बोथ और दीज नंबर कैन बी टू हाई। इसमें से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकते हैं, डायस्टोलिक भी हाई हो सकते हैं, या दोनों भी हाई हो सकते हैं। ठीक है, सो हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द साइलेंट किलर, उसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज।
क्योंकि ये जितनी भी कार्डियक डिजीज है ये सब उस इस हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। स्ट्रोक द मोस्ट, अब जो यू कैन से कि दिस इज द डेंजरस सिचुएशन है, वो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। तो हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं बिकॉज इट्स गो अनडिटेक्टेड फॉर ईयर्स, क्योंकि काफ़ी सालों तक जो है ये अनडिटेक्टेड होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आप जो है उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब आप उसको रिकग्नाइज करोगे, डायग्नोज करोगे, तो काफ़ी हद तक उसने अपनी नुकसान कर चुका होगा। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड साइलेंट किलर। अब रेस्पेक्टर क्या है फॉर द हाइपरटेंशन? द रेस्पेक्टर का मतलब ये है, हमने अपने एपिडेमियोलॉजी लेक्चर में भी हमने उसको डिस्कस किया था कि रेस्पेक्टर वो फैक्टर है जो हमेशा आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका। मतलब उसकी वजह से इट विल इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ अकरिंग अ डिजीज। ठीक है, डिजीज की जो लाइकहुड है, उसकी जो चांसेस है कि डिजीज आकर होने की, उसको एनहांस करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। सो रेस्पेक्टर क्या है? कौन सी ऐसे रेस्पेक्टर है जो हाइपरटेंशन को एनहांस करते हैं, हाइपरटेंशन को डेवलप करते हैं? तो टू टाइप के रेस्पेक्टर होते हैं। एक को हम कहते हैं मोडिफाइबर और एक को हम कहते हैं नॉन मोडिफाइबर। एक मोडिफाइबर का मतलब ये है कि दीज रेस्पेक्टर विच वी कैन मोडिफाई, हम उसमें मोडिफिकेशन लेकर आ सकते हैं, हम उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मोडिफाइबर। और कुछ रेस्पेक्ट ऐसे हैं जो हम उसको मोडिफाई नहीं कर सकते, हम चाहे भी तो हम उसको अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एज, कुछ डिजीज़ एज के साथ है, तो क्या एज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं? अगर मैं अब चाहूँ कि मेरा एज 10 ईयर हो, तो क्या मैं अपनी एज को 10 ईयर पे लेकर जा सकती हूँ? नहीं लेकर जा सकता। इसी तरह जेंडर, अगर कुछ डिजीज़ जो है वो मेल जेंडर के साथ ज़्यादा वो है एसोसिएटेड है और कुछ फीमेल की, तो क्या आप अपने जेंडर को मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह सेक्स की अगर हम बात करें, रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ऐसी रेस्पेक्टर है। अगर हम जेनेटिक की बात करें, तो ये ऐसे रेस्पेक्टर है जो हमारे, मतलब वी कांट मॉडिफाई इट, वी कांट चेंज इट, वी कांट अवॉइड इट, वी कांट प्रिवेंट इट। लेकिन कुछ रेस्पेक्टर ऐसे है जो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइबर रेस्पेक्टर लाइक एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, सो वी कैन मॉडिफाई इट, हम जो है साल्ट फ्री या लो सोडियम डाइट हम ले सकते हैं। अ डाइट इन अ हाई सिचुएटेड फैट एंड ट्रांस फैट, अगर कोई हम ऐसी डाइट ले रही है, जिस तरह अगर हम रेड मीट की बात करें, तो उसमें जो फैट है उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वी कैन मॉडिफाई इट, वी कैन टेक लो फैट डाइट एज वेल। सो लो इनटेक ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर हमारी जो डाइट है उसमें वेजिटेबल और फ्रूट की मकदार बहुत कम है, मतलब हम ज़्यादातर जो रिलाई करते हैं, अगर हम वो मीट के ऊपर करें या फास्ट फूड के ऊपर करें, और हम वेजिटेबल और फ्रूट को अगर हम बहुत कम इस्तेमाल करें, तो दिस इज आल्सो अ रेस्पेक्टर फॉर द हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन हो सकते हैं। बट दिस इज द मोडिफाइबल रेस्पेक्टर, वी कैन मोडिफाई इट, हम अपने जो डाइट है, हैबिट्स है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। लो फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल है उसमें फ्लग बन सकते हैं, उसमें फैट्स डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, और इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है वो हो सकते हैं। बट दिस इज द मोडिफाइबल रेस्पेक्टर, वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज और हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ द tobacco like alcohol, ड्रग abuse और स्मोकिंग, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई वरीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी जो बीपी है वो इंक्रीज हो सकते हैं। बीइंग ओवरवेट और ओबेस अगर कोई पेशेंट है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये दोनों सिचुएशन पे अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा भी हाई है, तो फिर भी वो लोग जो बैलेंस डाइट है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, मोस्टली वो पिज़्ज़ा और बर्गर और इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर्टी के साथ है और आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकते
सकते हैं। पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, अगर आपकी डायबिटीज़ है और आप पुअरली उसको कंट्रोल नहीं कर रहे तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर, बट दे आर मॉडिफाइबल, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू ट्राई। अब कुछ नॉन मॉडिफाइबल रेस्पेक्टर है। नॉन मॉडिफाइबल रेस्पेक्टर के बारे में मैंने पहले बता दिया कि ये वो रेस्पेक्टर है जिसको हम अवॉइड या प्रिवेंट या चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन, अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, आपके पेरेंट में से किसी के है, आपके ग्रैंडफादर में से किसी को है, तो इट्स मीन कि आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज अ रेस्पेक्टर फॉर द हाइपरटेंशन। एज हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जेंडर है चेंज नहीं कर सकते, रेस चेंज नहीं कर सकते, या अगर एज ओवर 65 ईयर है तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, या उसके साथ कोई और कोमाबेट है, कोई और डिजीज़ है, लाइक हाई डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, जिस की वजह से हाइपरटेंशन हो सकते हैं। बट दीज आर दीज फैक्टर विच वी कैन मॉडिफाई इट। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या। सो द कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD इज द नेवरिंग ऑफ द कोरोनरीज आर्टरीज। द कोरोनरीज आर्टरीज वो आर्टरीज है जो हार्ट को सप्लाई करते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उस आर्टरीज को हम कहते हैं दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। जब ये आर्टरी जो है वो नेरुस हो जाए, मतलब इसमें प्लग बन जाए, जो है या फैट डिकम्पोजिशन हो जाए और ये नेरू हो जाए, तो इस टाइप डिजीज़ को हम कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल करोनरी आर्टरी है, लेकिन इसमें अगर फ्लग बन जाए तो फिर ये इस तरह नेरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नेरिंग है इस टाइप के, उसको हम कहते हैं coronary artery disease. These are the blood vessel that supply blood and oxygen to the hearts. The condition is also called coronary heart disease, और इसको CHD भी कहते हैं, यानी coronary heart disease भी इसी कहते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो इसमें है, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल करोनरी आर्टरी, बिल्कुल ओपन है, तो इसमें ब्लड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से इसमें ब्लड जो है वो पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको देख ले तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे फ्लग बना हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैट जो है वो डिकम्पोजिस हो चुके हैं और यहाँ पे प्लग बना हुआ है। तो यहाँ पे देख बहुत ज़्यादा अगर देखें तो बिल्कुल, अगर हम इसकी पूरी हौर की बात करें, बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया आसानी से ब्लड पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लड आसानी से पास नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे प्लग बना हुआ है और जो ब्लड वेसल है उसको बिल्कुल निरुक्त किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज कार्ड, इस टाइप कंडीशन को हम कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होंगी इट विल बी एबनॉर्मल, नॉर्मली ब्लड फ्लो यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो करोनरी आर्टरी है इसकी नेवरिंग हो चुकी है बिल्कुल। ये आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल उर्दू में क्या कहते हैं उसको, कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देना, तंग कर देना, तो इसको कहते हैं। तो लाइक यहाँ पे ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होंगे अगर इस कंपेयर टू ये नॉर्मल, अगर आप ब्लड वेसल को देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बिल्कुल स्मूथली और आसानी से जो है ब्लड पास होंगे यहाँ से। अब रेस्ट फैक्टर क्या है फॉर द करोनरी आर्टरी। ठीक है, करोनरी आर्टरी के लिए रेस्ट फैक्टर क्या है। तो अगर हम देख ले तो एज है, मोस्टली जो एल्डर एज के लोग हैं उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज़ के। सेक्स है, मेल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द करोनरी आर्टरी डिजीज़, अगर पहले से फैमिली में कोई ऐसी पेशेंट है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं, ओबेसिटी है, अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और लो फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। देखिए ये एक दूसरे के साथ लिंक है। सिर्फ ओनली वन जो फैक्टर है इट्स नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काजिंग अ डिजीज़। जिस तरह जो वेब मॉडल ऑफ काजेशन है, जो एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग अ डिजीज़, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। इस तरह देख, अगर यहाँ पे आप देख लेना, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकते हैं।
ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो सकते हैं। स्मोकिंग जो है वो भी हाइपरटेंशन और ओबेसिटी को काज़ करते हैं। अगर आपकी फैमिली है तो आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए रेस्ट पे हैं। ये सारे जो मिलकर ये फिर काज़ कर देते हैं सीएडी, ठीक है, करोनरी आर्टरी डिजीज़ को काज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रोक को काज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ऑलवेज़ देयर इज़ नो वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर काज़िंग द डिज़ीज़, बल्कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है, और ये टोटल जो है मिलकर एक डिज़ीज़ जो है वो उसको भी काज़ करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था वेब मॉडल ऑफ काज़ेशन जो था, उसका भी यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब रूल ऑफ अ नर्स इन अ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। अब अगर एक पेशेंट है जो हाइपरटेंशन के साथ है, तो नर्स की क्या रोल है कि किस तरह वो डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं फॉर दिस पेशेंट। अगर एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है और नर्स जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रोल क्या है, किस तरह वो इस पेशेंट की जो डाइटरी मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम डाइट की बात करें, सो द डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद द हाइपरटेंशन। कौन सी डाइट आपने रेकमेंड करना है, जिसमें आपने साल्ट रेस्ट्रिक्शन करने हैं, मतलब लो सोडियम, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आपने देने हैं। तो ठीक है, तो मॉडरेट साल्ट रेस्ट्रिक्शन इसमें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 ग्राम पर डे से लेकर 5 ग्राम पर डे हम पेशेंट को सिर्फ देते हैं, इससे ज़्यादा जो साल्ट है हम पेशेंट को नहीं देते। डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। हम उस पेशेंट को वेट लॉस के लिए, हम अगर उसकी वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो हम उसको वेट लॉस के लिए हम उसको जो है एजुकेट करेंगे। वी विल डिक्रीज द स्टॉप योर इनटेक ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ले रही है या अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्वाइट द स्मोकिंग, उसके स्मोकिंग को हम क्वाइट करेंगे, या जो इनटेक ऑफ अल्कोहल है हम उसको एजुकेट करेंगे कि यू आर सपोज टू डिक्रीज इट। ठीक है, तो एक तो ये है कि उसके जो डाइट है वो लो सोडियम, ठीक है, लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या करना है कि एक्सरसाइज के लिए आपने उसको एजुकेट करना है कि वो एक्सरसाइज करें। उसके जो अगर वो ड्रग एब्यूज़र है, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपने उसको एजुकेट करना है कि ताकि वो उसको क्वाइट करें। हाउ टू मैनेज हाइपरलिपिडीमिया डाइट। अगर आप एक पेशेंट है और वो हाइपरलिपिडीमिया के साथ है, तो किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल है हमारे पास, ठीक है, सीरियल्स है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग है, मीट भी है। ठीक है, तो ये देख, डाइटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सारी चीज़ों को बंद कर दें। नहीं, आपके डाइट में सारी चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक क्वांटिटी है। हमने जो है वेट मैनेजमेंट में हम डिस्कस कर चुके थे एनर्जी बैलेंस। अगर एनर्जी बैलेंस की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। एनर्जी बैलेंस कॉन्सेप्ट क्या था कि मतलब जितनी एनर्जी आप ले रहे हैं, या इतना एनर्जी आप यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं और इतनी एनर्जी आप लॉस कर रहे हैं, तो एट्स मीन कि योर वेट विल बी कांस्टेंट। लेकिन अगर आप एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं और आप यूज़ कम कर रहे हैं, एनर्जी इन ज़्यादा है, एनर्जी आउट कम है, तो एट्स मीन कि आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, आप वेट को गेन करेंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कम है, एनर्जी इन कम है और एनर्जी आउट ज़्यादा है, तो आप वेट लॉस करेंगे। तो मतलब ये है कि नो डाउट आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं, जितनी भी आप एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, तो इतनी ही एनर्जी आपने उसको वापस जो है बर्न्स भी करने हैं, इतने कैलोरीज आपने उसको यूज़ भी करने हैं। तो आपने एक्सरसाइज के ऊपर देख, सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी चीज़ को इतनी इफेक्टिवली आप मैनेज नहीं कर सकते, जब तक आप इसके साथ एडिशन न करें अब द एक्सरसाइज एंड बॉडी एक्टिविटीज़। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, डाइट पे फोकस करोगे, सो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू मैनेज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप देख, हाइपरलिपिडीमिया डाइट मैनेजमेंट किया है। डाइट डूज मतलब ये है कि ये वो डाइट है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को जो है उसको एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ब्रीड है, आपके पास सीरियल्स है, राइस है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है, लेमन एंड नट्स है,
फिश है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ओलायो और कैनोला ऑयल है, स्किम मिल्क एंड लो फैट योगर्ट है। दीज डाइट यू कैन गिव टू द पेशेंट विद अ हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। लेकिन ये ऐसी डाइट है जिसको आप नहीं दे सकते। डोंट्स जो है ना गिव दिस डाइट टू द पेशेंट। एक जितनी भी जो प्राइड फूड है, अक्सर हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना। जब हम होटल में भी जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अगर इवन कि हम लोबिया भी खाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि फ्राई करके दे दो। तो फ्राई वाली जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, तो आपने उसको अवॉइड करने हैं। रेड मीट बिकॉज दिस इज द रिच सोर्स ऑफ द फैट, जो सैचुरेटेड फैट्स है, सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू अवॉइड इट, ठीक है। एंड मार्जरीन एज दिस इज, यू कैन से दिस इज सब्स्टिट्यूट फॉर द बैटर। जो बैटर है उसकी सब्स्टिट्यूट है ये। तो इस ये भी जो है उसमें भी फैट्स की जो मकदार है बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यू आर सपोज टू एडवाइज नॉट एडवाइज दिस डाइट टू द हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट्स। अब अगर डाइटरी सोर्स आपके रिसोर्स की हम बात करें, तो हमारे पास अगर हम फैट की बात करें तो मेन जो है मोनोसेचुरेटेड फैट है, पॉलीसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट्स है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स एंड फुली अनसेचुरेटेड फैट्स है और सेचुरेटेड फैट्स है, ठीक है। ये थ्री टाइप है हमारे पास फैट्स के। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स की बात करें, तो इसकी जो मेन सोर्स है वो ओलाइल्स आयल्स है, कैनोला आयल्स है, ठीक है, पीनट्स ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा आलमंड्स है, पीनट्स है, मोस्ट ऑफ द अदर नट्स जो है ये उसमें शामिल हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर? ये जो लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको इसके जो उसको लो करते हैं, मतलब कम कर देते हैं, और जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फुली अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, उसके अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो ये सोयाबीन है, या जो है सॉफ्ट फ्लावर है, ठीक है। और या ये जो वो है कॉटन सीड्स है, फिश है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द पूरी अनसेचुरेटेड फैट्स। और इसका इफेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अगर हम बात करें तो एलडीएल को ये डिक्रीज करते हैं और एचडीएल को ये इंक्रीज करते हैं। तो सेम इफेक्ट एज मोनोसेचुरेटेड और जो फुली मोनो अनसेचुरेटेड और फुली अनसेचुरेटेड की अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट सेम ऑन द कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह सिचुरेटेड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। इसमें हमारे पास होल मिल्क, बटर, चीज़, ठीक है, आइसक्रीम, रेड मीट, चॉकलेट, कोकोनट ऑयल्स, इसके अलावा एग में खसूसन जो यॉक हैं, चिकन स्किन, ये सारे ऐसे हैं। और इसका मेन जो इफेक्ट है वो क्या है कि ये एचडीएल और एलडीएल दोनों को राइज करते हैं, ठीक है। अगर पहले दोनों को देख लिया, जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट है या जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, ये एलडीएल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और एचडीएल को इंक्रीज करते हैं। एलडीएल इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ एज कम्पेयर टू द एचडीएल। लेकिन अगर हम सेचुरेटेड फैट्स की बात करें तो वो एचडीएल और एलडीएल दोनों को इंक्रीज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी डेंजरस। इसी तरह जो है ट्रांस फैट्स है, जिसमें हमारे पास मोस्ट जो जिस तरह हमने मार्जरीन की बात की, ठीक है, वेजिटेबल अगर कोई शॉर्टनिंग है, पार्शली हाइड्रो जेनेटेड जो फूड है हमारे पास, या वेजिटेबल है, आयल है, ठीक है, या जो फ्राई जितनी भी फ्राई चीज़ें हैं, चिप्स या फ्राई चिप्स है, मैनी फास्ट फूड इसमें कंजस्ट इंक्लूड है, ठीक है, मोस्ट कमर्शियल बेक्ड गुड्स, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एलडीएल को इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ द फैट। सो ये दोनों यानी सेचुरेटेड और जो ट्रांस फैट्स है, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ बिकॉज इट्स राइज द एलडीएल, ये एलडीएल को भी इंक्रीज करते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी डेंजरस। तो आपने इन चीज़ों को जिस तरह ये होल मिल्क या जो बटर है, चीज़ है, आइसक्रीम है, रेड मीट है, चॉकलेट है, कोकोनट ऑयल है, फ्राई चीज़ें है, चिप्स है, ये सारे फास्ट फूड है, उसको आपने या तो अवॉइड करने हैं या उसको बिल्कुल कम करने हैं अपने डाइट में। सो देन यू विल बी हेल्थी।
अब हेल्थी हाई फैट फूड है कुछ ऐसे जो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एवोकाडोस है, पीनट्स है, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स है, इसी तरह ओलायो है, कैनोला ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ठीक है, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, वॉलनट है, आलमंड्स है, कि यू कैन ईट इट एंड सम अमाउंट आप उसको खा सकते हैं, ठीक है, ये इतनी डेंजरस नहीं है फॉर द योर हेल्थ। आप नर्सिंग काउंसलिंग क्या है, आप किस तरह पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, देख दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नर्स की जो रोल है, सो नर्स इज नॉट ओनली केयर प्रोवाइडर एंड द बेड साइड, नर्स इज एजुकेटर है, नर्स इज एडुकेट है, नर्स इज अ काउंसलर है, नर्स इज अ रिसर्चर है, नर्स इज अ मैनेजर है, नर्स इज अ चेंज एजेंट है, नर्स जो है मतलब कि नर्स की हज़ारों जो है वो आप कह सकते हैं कि देयर इज अ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स। लेकिन हमने नर्स को बिल्कुल लिमिटेड किया हुआ है कि नहीं वो सिर्फ इंजेक्शन लगाएंगे और बेड साइड की जो केयर है वो प्रोवाइड करेंगे। नर्स को जो है ना वो रिसर्चर होने चाहिए, नर्स एज अ मैनेजर होनी चाहिए, नर्स एज अ लीडर होनी चाहिए। नर्स नॉट ओनली आप उसको जो है लिमिट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ बेड साइड पे केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो नर्सिंग काउंसलिंग दिस इज इन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स के अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंसिव के साथ है, हाइपरलिपिडीमिया है, CAD है उनको या कोई और डिजीज़ है, लेकिन हमारे फोकस इस चैप्टर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर है, तो हमारे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर होंगे। तो किस तरह आप उसको काउंसल करेंगे, क्योंकि डाइट मैनेजमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द नर्स एज वेल एज फॉर द पेशेंट कंसर्न। आप जो है पेशेंट, क्योंकि अगर आप पेशेंट को कहते हैं कि आप शुगर फ्री डाइट ले लें, तो वो बहुत मतलब मुश्किल से आप उसको जो है कन्विंस कर सकते हैं पर डेट। सो क्या करना है आपने कि वॉक इन और डूइंग सम फॉर्म ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी, अपने पेशेंट को काउंसल करना है कि अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को एनहांस करने हैं, अपने एक्सरसाइज को करने हैं। लूजिंग वेट ए पेशेंट इज ओवर वेट, अगर पेशेंट ओवर वेट है तो आपने उसको एजुकेट करना है कि वो अपने वेट को क्या करे, लॉस करें। काउंसल द पेशेंट्स टू रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन इफ ही शी इज अल्कोहल एडिक्टेड, अगर कोई पेशेंट है जो अल्कोहल एडिक्टेड है, अल्कोहल को यूज़ करते हैं, तो आपने उसको काउंसलिंग करने हैं। दिस इज़ फॉर द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे लोग अल्कोहल को जो है बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ज़्यादा फोकस होते हैं वो स्मोकिंग के ऊपर होते हैं। हम पेशेंट को हम पेशेंट को स्मोकिंग के लिए कन्विंस करते हैं ताकि वो स्मोकिंग को क्वाइट करें। काउंसल द पेशेंट टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, और पेशेंट की जो BP है वो हम कोशिश करें, हम उसको कन्विंस करें, हम उसको एजुकेट करें अबाउट द ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर है क्या, आपने उसको कितने टाइम बाद चेक करने हैं, किस तरह आपने उसको कंट्रोल करना है। काउंसल द पेशेंट टू कीप डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हमने उसको काउंसलिंग करने हैं कि आपने उसको अंडर कंट्रोल रखने हैं, अपने वॉक इन करने हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने जो डाइट है डाइट मैनेजमेंट करने हैं, आपने शुगर वाली चीज़ें नहीं खाने हैं, ठीक है। काउंसल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर ने उसको मेडिसिन एडवाइस की है तो हमने उसके बारे में उसकी काउंसलिंग करने हैं कि आपने अपनी मेडिसिन को टाइमली अपनी उसको ले लेने हैं। Low cholesterol and low saturated fat diets, limited total intake of the fats and oils, आपने क्या करना है, किस तरह आप लो कोलेस्ट्रॉल और लो सैचुरेटेड फैट डाइट्स दे सकते हैं। आपने टोटल जो इनटेक है ऑफ द फैट्स एंड ऑयल आपने उसको लिमिट करने हैं, मतलब आपकी जो डेली रूटीन में जो आप खाना खाते हैं तो उसमें फैट्स और ऑयल की मकदार कम हो। एवॉइड बटर एंड जो कोकोनट ऑयल है आपने उसको एवॉइड करने हैं, अपने उसको नहीं लेने हैं। लिमिट सलाद, जो सलाद है आपने उसको क्या करना है, लिमिट करने हैं। इसके अलावा जो सॉसेस है उसको भी आपने लिमिट करना है। सॉसेस का मतलब है चटनी, चटनी, ठीक है, चटनी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉसेज, उसको भी अपने लिमिट करना है। अनलेस दे आर होममेड, हाँ सलाद, क्योंकि सलाद इट्स नॉट बैड फॉर द हेल्थ, बट अगर ये घर में आपने खुद बनाए हैं, खुद आपने उसको काटे हैं और उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स शामिल है जो लो फैट इंग्रेडिएंट है, ठीक है, फिर आप उसको खा सकते हैं। लिमिट चॉकलेट को आपने बिल्कुल लिमिट करने हैं। यूज़ वेजिटेबल ऑयल,
सच एज कैनोला ऑयल, आपने उसको यूज़ करना है, अपने डाइट में आपने उसको लेनी है। लुक फॉर द जो मार्जरीन्स दैट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड। आपने अगर जो मार्जरीन आपने लेने हैं पहले तो आपने अवॉइड करने हैं, अगर आपने लेने हैं तो आपने इंश्योर करने हैं कि उसमें फैटी एसिड जो है वो नहीं है। ठीक है, सो दीज आर रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर वी कैन मेक दिस presentations. ठीक है, तो it was all about the diet consideration regarding the cardiovascular disease। हमने इसमें मेन डिस्कस कर दिया कि हाइपरटेंशन के साथ अगर कोई पेशेंट है, या करोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ अगर कोई पेशेंट है, या अगर कोई पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया के साथ है, तो सबसे पहले हमने इसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ हाइपरटेंशन, व्हाट इज़ अ करोनरी आर्टरी डिजीज़, और उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसके लाइकहुड को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमने उसमें रिस्क फैक्टर की बात की, हमने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात की, हमने नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात की, हमने फिर उसके लिए डाइट मैनेजमेंट की बात की कि कौन सी डाइट हम उसको दे सकते हैं। हमने जो फैट्स है और उसकी जो मेन सोर्सेस है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया, हमने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उसके इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, हमने हाइपरलिपिडीमिया की पेशेंट की जो डाइट्स है उसके बारे में डिस्कस कर दिया, करोनरी आर्टरी की जो पेशेंट है उसके बारे में, और हमने एट द एंड ये भी डिस्कस कर दिया कि हम किस तरह एक पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं अबाउट द दिस डाइट एंड अबाउट द एक्सरसाइज, हम किस तरह उसको कन्वेंस कर सकते हैं, तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। सो होपफुली इट्स वेरी इजी यूनिट्स, वेरी इजी टॉपिक। डेली बेस पे भी हम अक्सर अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है घर में भी हम जो है हमें बताई जाते हैं कि मतलब आपकी बीपी ज़्यादा है तो आप कम नमक खाएं, आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप घी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें, आप पानी ज़्यादा पिए। तो ये चीज़ें तो अक्सर घरों में भी हम यूज़ करते हैं, बट वी डो नॉट नो अबाउट द रैशनल बिहाइंड इट कि हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। सो एज अ नर्स यू आर सपोज टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, about the rational, about the reason why you are doing something. So this is the main difference. Otherwise these things we always use in our home, हम अपने होम में यूज़ कर सकते हैं, अपने फैमिली से हम सीख कर आए हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोस्टली घरों में भी जो मोस्ट ऑफ द पीपल है दे नो अबाउट दैट कि अगर आप हाइपरटेंशन के साथ है सो यू आर सपोज टू टेक लो सोडियम, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, बट दे डोंट नो अबाउट द मेन सोर्सेस ऑफ दीज न्यूट्रेंट की, ये कहाँ से ये न्यूट्रेंट आते हैं, किस तरह कौन सी डाइट जो है आपने उसको अवॉइड करने हैं। तो एज अ नर्स यू आर सपोज टू नो अबाउट इट, और आपने उसको आगे जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसमें आपने उसको बताना है। देख नर्स जो है ना, इसके अगर हम वर्क की बात करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, सो ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि नर्स जो है वो एज अ रिसर्चर भी काम करते हैं, एज अ मैनेजर भी काम करते हैं, एज अ एजुकेटर भी काम करते हैं, एज अ एडुकेट भी काम करते हैं, एज अ काउंसलर भी काम करते हैं, एज अ मोटिवेटर भी काम करते हैं, एज अ कम्युनिटी चेंज एजेंट भी काम करते हैं। तो मतलब एज अ पब्लिक हेल्थ भी काम करते हैं, एज अ पब्लिक हेल्थ नर्स, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी काम करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो नर्स के पास मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और स्केल भी होनी चाहिए। तो तब जो है आप एक एक कंप्लीट नर्स बन सकते हैं। सो होपफुली कि आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, so you can ask me on the comment section. I will try to give answer time. Thank you so much for listening me. Thanks once again.